नमस्कार। क्या कभी सोचा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास कितना पुराना है? ये 1000 साल से भी ज्यादा लंबी कहानी है। तो चलिए आज हम इसी शानदार सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि कैसे इन 1000 सालों में शब्दों ने हमारी संस्कृति को, हमारे समाज को एक नया आकार दिया। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन 1000 सालों में हिंदी साहित्य ने आखिर कैसा सफर तय किया है। चलिए, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो हमारी ये यात्रा शुरू होती है हिंदी साहित्य के बिल्कुल शुरुआती दिनों से। हम उस दौर में जा रहे हैं जब हिंदी अपने बचपन में थी। देखते हैं कि इसकी नींव कैसे और किन हालात में रखी गई। ये देखिए, ये है हमारी पूरी यात्रा का एक नक्शा। हम 4 बड़े पड़ावों से गुजरने वाले हैं। सबसे पहले आदिकाल, जहां वीरों की कहानियां गूंजती थीं। फिर आएगा भक्तिकाल, जिसे हिंदी साहित्य का सुनहरा दौर कहते हैं। उसके बाद रीतिकाल, जहां कविता की कलाकारी अपने चरम पर थी। और आखिर में हम पहुंचेंगे आधुनिक काल में, जिसने साहित्य की दिशा ही बदल दी। तो हमारा पहला पड़ाव है आदिकाल, यानी 10वीं से 14वीं शताब्दी के बीच का समय। ये वो दौर था जब राजाओं महाराजाओं की बहादुरी के किस्से सुनाए जाते थे। जैसे चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में वीरता की जबरदस्त गाथा लिखी, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यापति जैसे कवि थे जो अपने गीतों में प्रेम और भक्ति की बातें कर रहे थे। चलिए, अब हम हिंदी साहित्य के उस दौर में कदम रख रहे हैं जिसे इसका गोल्डन एज यानी स्वर्ण युग कहा जाता है। ये वो समय था जब साहित्य सिर्फ मनोरंजन या किस्से कहानी नहीं, बल्कि भगवान तक पहुंचने का एक जरिया बन गया था। जी हाँ, ये था भक्ति का जमाना। अब भक्ति काल की सबसे दिलचस्प बात ये थी कि इसमें भगवान को पाने के 2 अलग-अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक था निर्गुण रास्ता, जिसमें कबीर जैसे संत थे जो कहते थे कि ईश्वर का कोई रूप, रंग या आकार नहीं होता। और दूसरा था सगुण रास्ता, जिसमें तुलसीदास, सूरदास और मीराबाई जैसे भक्त थे जो राम और कृष्ण के साकार रूप की पूजा करते थे। और जब सगुण भक्ति की बात हो तो गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस का जिक्र तो होना ही है। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक ऐसा महाग्रंथ है जो आज भी उत्तर भारत के करोड़ों घरों में पढ़ा जाता है, गाया जाता है और लोगों को जीने का सही रास्ता दिखाता है। लेकिन भक्ति काल में सिर्फ ईश्वर भक्ति ही नहीं थी। हमें मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य पद्मावत में प्रेम का एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। ये सूफी परंपरा से निकली एक रचना है, जहां दुनियावी प्रेम के जरिए उस परम शक्ति यानी ईश्वर तक पहुंचने की बात की गई है। तो भक्ति काल के बाद साहित्य की कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब फोकस भगवान की भक्ति से हटकर कविता की खूबसूरती, उसकी बनावट पर चला गया। और फिर धीरे धीरे साहित्य ने समाज की आज की समस्याओं पर बात करनी शुरू कर दी। 17वीं से 19वीं सदी के इस दौर को हम रीतिकाल कहते हैं। इस दौर के कवियों का पूरा ध्यान इस बात पर होता था कि उनकी कविता ज्यादा से ज्यादा सुंदर कैसे लगे। वो शब्दों से खेलते थे, उन्हें सजाते थे, ठीक वैसे ही जैसे कोई पेंटर रंगों से एक खूबसूरत तस्वीर बनाता है। प्रेम और सौंदर्य उनकी कविताओं का मुख्य विषय था। और इस दौर का सबसे बेहतरीन उदाहरण है बिहारी और उनकी बिहारी सतसई। उनके छोटे छोटे दोहों के बारे में कहा जाता है कि वो गागर में सागर भर देते थे। मतलब सिर्फ 2 लाइनों में वो इतनी गहरी और बड़ी बात कह जाते थे जो कमाल की थी। और फिर कहानी पहुंचती है आधुनिक काल तक। इसकी नींव रखी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। उन्होंने अंधेर नगरी जैसे नाटकों से समाज में फैली बुराइयों पर जोरदार कटाक्ष किया। उनके बाद आए महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने हिंदी भाषा को संवारा, उसे एक स्टैंडर्ड रूप दिया, जिसकी वजह से आज हम सब उसे इतनी आसानी से पढ़ और लिख पाते हैं। लेकिन आधुनिक काल में सिर्फ गद्य ही नहीं बदला, कविता में तो जैसे एक के बाद एक कई आंदोलन खड़े हो गए, एक क्रांति आ गई। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन से नए आंदोलन थे और उन्होंने कविता की शक्ल कैसे बदल दी। इनमें सबसे पहले आता है छायावाद। इसे हिंदी कविता का सबसे रोमांटिक दौर भी कह सकते हैं। इस दौर के कवियों में प्रकृति में इंसानी भावनाओं को देखा, मतलब बादलों में उदासी, फूलों में खुशी। उन्होंने अपने दिल के सुख दुख को शब्दों में ढालकर कविता को एक नई ही गहराई दे दी। और इस पूरे दौर को 4 महान कवियों ने अपने कंधों पर संभाला।
इन्हें छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। इन चारों ने मिलकर हिंदी कविता को एक नए आसमान पर पहुंचा दिया। छायावाद की उस सपनों वाली दुनिया के बाद कविता अब हकीकत की जमीन पर उतरी। प्रगतिवाद ने समाज के गरीबों, मजदूरों और दबे कुचले लोगों की आवाज उठाई, तो वहीं प्रयोगवाद ने कविता के सारे पुराने नियम तोड़ दिए और लिखने के बिल्कुल नए, साहसी तरीके अपनाए। इन आंदोलनों को आगे बढ़ाने वाले भी बड़े बड़े नाम थे। प्रगतिवाद की मशाल को नागार्जुन जैसे कवियों ने थाम रखा था। प्रयोगवाद को अज्ञेय ने एक नई पहचान दी। और फिर इनके बाद नई कविता का दौर आया, जिसमें रघुवीर सहाय जैसे कवियों ने आम आदमी की छोटी छोटी परेशानियों को अपनी कविता का हीरो बना दिया। तो अभी तक हमने बात की कविता की, लेकिन आधुनिक काल में सिक्के का दूसरा पहलू यानी गद्य, कहानियां, उपन्यास, नाटक, इनका भी जबरदस्त विकास हुआ। चलिए अब देखते हैं कि हिंदी गद्य ने समाज को आईना कैसे दिखाया। और देखिए, जब भी हिंदी गद्य की बात होती है, एक नाम के बिना ये कहानी बिल्कुल अधूरी है। मुंशी प्रेमचंद। वो पहले लेखक थे जिन्होंने साहित्य को राजा रानियों के महलों से निकालकर गांव की धूल भरी गलियों में पहुंचाया। उन्होंने आम किसान और मजदूर के दुख दर्द को कहानी का विषय बनाया और हिंदी साहित्य को हमेशा के लिए बदल दिया। अगर प्रेमचंद को समझना है तो उनका उपन्यास गोदान जरूर पढ़ना चाहिए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये भारतीय किसान की जिंदगी का एक जीता जागता दस्तावेज है। ये दिखाता है कि कैसे एक गरीब किसान पूरी जिंदगी बस एक गाय खरीदने का सपना देखता रह जाता है। इसीलिए गोदान को हिंदी साहित्य का मील का पत्थर माना जाता है। और प्रेमचंद ने जो मशाल जलाई थी वो बुझी नहीं। भीष्म साहनी ने तमस में बंटवारे का दर्द लिखा, धर्मवीर भारती ने गुनाहों का देवता में प्रेम को एक नई नज़र से दिखाया, और मोहन राकेश ने आषाढ़ का एक दिन जैसे नाटकों से हिंदी थिएटर में नई जान फूंक दी। और ये सफ़र आज भी नए लेखकों के साथ लगातार जारी है। तो 1000 साल का ये लंबा और शानदार सफ़र हमें आज एक नए मोड़ पर ले आया है। इस डिजिटल दुनिया में जहां सब कुछ इतनी तेजी से बदल रहा है, सोचने वाली बात यह है कि हिंदी साहित्य का अगला चैप्टर कैसा होगा? क्या टेक्नोलॉजी इसे कोई नया रूप देगी? भविष्य में कौन सी कहानियां लिखी जाएंगी? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त और आने वाले लेखक ही देंगे।